प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय अध्याय 2 उपभोक्ता का संतुलन। प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यदि आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए हमें ज़रूर बताएं। आपने यदि अब तक हमारे पूर्व के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ के लिंक डाल दिए गए हैं। आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए ताकि आप इस अध्याय को संपूर्ण रूप से भली प्रकार समझ सकें। प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने अध्ययन कर लिया था बजट रेखा में विस्थापन का, जिसमें हमने अध्ययन किया कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन का बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम अध्ययन करते हैं वाई वस्तु की कीमत में कमी, पी वाई में कमी या वृद्धि, इसका बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे पास प्रारंभिक बजट रेखा है। ये 25 यूनिट 20 यूनिट हमने प्रारंभ में m 100 माना हुआ है, px हमने 5 माना हुआ है, py हमने 4 माना हुआ है। सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं कि y वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, यानी मान लीजिए कि ये 4 की बजाय कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो इस दशा में क्या होगा, m बटा में पी वाई 100 बटा में 2, यानी उपभोक्ता y वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीद पाएगा, 25 की बजाय 50, और बजट रेखा इस प्रकार से ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस दशा में जब एक ही वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है तो सिर्फ एक ही अक्ष, जिस वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, वो विस्थापित होगा, दूसरा अक्ष विस्थापित नहीं होगा। दूसरी दशा, यदि पी वाई में कमी की बजाय क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, मान लीजिए ये 4 की बजाय बढ़कर कितनी हो जाए, 5। इस दशा में क्या होगा, m बटा में पी वाई 100 बटा में 5, उपभोक्ता 25 की बजाय कितनी इकाइयाँ खरीद पाएगा, 20 इकाइयाँ, अर्थात बजट रेखा बाईं ओर विस्थापित होकर नीचे की ओर आ जाएगी। तो 2 परिवर्तन हुए हैं, एक ऊपर की ओर विस्थापन, एक नीचे की ओर विस्थापन। ये किस कारण से हुआ है, पी वाई में कमी। ये किस कारण से हुआ है, पी वाई में वृद्धि। हो गया। तो किसी भी वस्तु की यदि कीमत में कमी होगी तो ऊपर की ओर जाएगी बजट रेखा, और वृद्धि होगी तो नीचे की ओर आएगी। अब हम अध्ययन करते हैं कि क्या बजट रेखा के दोनों किनारों में विस्थापन हो सकता है। ऐसा भी संभव है। एक तो px एवं py में कमी, दूसरा px एवं py में वृद्धि। ये जो परिवर्तन होगा इसमें बजट रेखा के दोनों किनारे समानांतर रूप से ऊपर की ओर जाएंगे। लेकिन यदि दोनों की कीमत में अलग अलग अनुपात में परिवर्तन है तो उसमें ये समानांतर रूप से ऊपर की ओर नहीं जाएंगे। जैसे ये प्रारंभ में 25, ये 20, दोनों की कीमत में समान अनुपात में कमी आएगी तो रेखा का विस्थापन ऊपर की ओर जाएगा, यानी इसमें भी 50% कमी आ जाए। ये कितनी थी, 4 रुपये, यानी ये 2 रुपये की हो जाए, और ये 5 की थी, यानी ये 2.5 रुपये की हो जाए। तो ये रेखा बिल्कुल समानांतर इसके ऊपर की ओर विस्थापित होगी, क्योंकि कीमत में कमी होने से खरीदी जाने वाली इकाइयां बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक बॉल पेन खरीदते हो,
वो पहले 10 रुपये का आप 100 रुपये में 10 खरीद पा रहे हो, अब वो 5 रुपये का हो जाए तो आप 100 रुपये में 20 खरीद लोगे, अर्थात इकाइयों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब ठीक इसी प्रकार से यदि Px और Py दोनों वस्तुओं की कीमतों में समान अनुपात में वृद्धि हो जाए, जैसे ये 4 रुपये की थी ये 8 की हो जाए, ये 5 की है ये 10 की हो जाए, तो समान अनुपात में बजट रेखा किधर आ जाएगी, नीचे की ओर। तो यदि प्रश्न आता है कि x और y वस्तु दोनों वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लिखेंगे बजट रेखा दाईं ओर अर्थात ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगी। और यदि प्रश्न आता है कि x और y दोनों वस्तुओं की कीमतों में समान अनुपात में वृद्धि होती है तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लिखेंगे कि बजट रेखा नीचे की ओर पूर्व बजट रेखा के समानांतर विस्थापित हो जाएगी, यानी कि बाईं ओर। समझ गए मेरे ख्याल से अच्छी तरह से। अब एक और भी कंडीशन हो सकती है, वो क्या कंडीशन हो सकती है, प्रारंभिक बजट रेखा ये है, मान लीजिए कि x की कीमत में तो आ गई कमी और y की कीमत में आ गई वृद्धि। इसकी कीमत में वृद्धि से इसकी मात्राएं तो हो जाएंगी कम, इसकी कीमत में कमी से इसकी मात्राएं हो जाएगी ज़्यादा, तो बजट रेखा इस प्रकार से विस्थापित होगी। दूसरी कंडीशन आ जाए कि यदि इसकी कीमत तो हो गई, इसको एक अंक गणित के उदाहरण के रूप में समझना चाहते हो तो आप देखिए यहाँ 25 और यहाँ 20, इसकी कीमत यहाँ कितनी है 4, इसकी कीमत यहाँ पर कितनी है 5, ये तो 4 की हो गई तो 20 की बजाय कितनी इकाइयाँ खरीद लेंगे 25, ये 4 वाली 5 की हो गई तो 25 की बजाय कितनी इकाइयाँ खरीदेंगे 20। तो बजट रेखा कैसे बनेगी, इस प्रकार से, क्योंकि आप निकालोगे m बटा में पी वाई और m बटा में पी एक्स, अर्थात 100 बटा में 4, 5 और 100 बटा में 4, यानी इसकी इकाइयाँ हो जाएंगी 20 और इसकी इकाइयाँ हो जाएगी 25। ये किनारा नीचे की ओर विस्थापित हो जाएगा, ये किनारा ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा। तो हमने बजट रेखा प्राप्त कैसे की थी, अंतिम इकाइयों से मिलाने से। तो बजट रेखा हमारी इस प्रकार से बन जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, प्रारंभिक बजट रेखा ये है। अब कल्पना कीजिए कि y वस्तु की कीमत में कमी आती है, तो ये 4 की बजाय मान लो 2 की हो जाए, तो कितनी इकाइयाँ खरीद पाएगा 50, ये 25 की बजाय कहाँ चला जाएगा 50 पे। इसकी कीमत में मान लो वृद्धि हो जाए, ये प्रारंभ में 5 रुपये की थी, अब कितने की हो गई 10, इसकी कितनी इकाइयाँ खरीद पाएगा 10, तो ये 50 पे पहुंच जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा 10 पे। अब बजट रेखा कैसी बनेगी, इस प्रकार की। तो ये किस कारण से हुआ, ये इधर आई, किस कारण से, Px में प्लस या वृद्धि, ये किस कारण से ऊपर गई, Py में माइनस या Py की कीमत में कमी से। तो अलग अलग प्रकार से बजट रेखा विस्थापित होती है। 3 कारण मुख्य मुख्य है, Px में परिवर्तन, Py में परिवर्तन और m या बजट में परिवर्तन। तो आपको यदि प्रश्न आता है तो आप एक अंक गणितीय उदाहरण लेते हुए प्रारंभिक स्थिति की कल्पना कीजिए कि शुरू में इस प्रकार से हो तो ऐसे बजट रेखा बनेगी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, कीमत में कमी बता रहा है तो कमी करते हुए कोई भी अपने पास से मान लेते हुए निकालना है। आपको पता चल जाएगा कि इस मान में क्या परिवर्तन आ रहा है, कम हो रहा है तो नीचे की ओर विस्थापित हो जाएगी, ज़्यादा आ रहा है तो ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगी। इसी प्रकार से ये हो जाएगा। वैसे मोटा मोटा ये ध्यान रखना है हमें, किसी वस्तु में कीमत में कमी आती है तो ज़्यादा इकाइयाँ खरीद पाते हैं तो बजट रेखा ऊपर की ओर विस्थापित होती है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो चूंकि वृद्धि होगी उसी धन से कम इकाइयाँ खरीद पाते हैं, इसलिए बजट रेखा बाईं ओर या नीचे की ओर विस्थापित होती है। इसी प्रकार से m में परिवर्तन, आय बढ़ गई तो बजट रेखा ऊपर की ओर विस्थापित होगी, आय घट गई तो बजट रेखा नीचे की ओर विस्थापित होगी। लेकिन ये खास बात ध्यान रखने की है कि जब m में परिवर्तन होता है तो यदि वो वृद्धि होती है तो बजट रेखा ऊपर की ओर बिल्कुल समानांतर सिरकेगी, इसके बिल्कुल समानांतर। और यदि इसमें बजट में कमी आती है m के मान में तो ये बजट रेखा बिल्कुल समानांतर नीचे की ओर सिरकेगी। अदरवाइज अलग अलग टाइप में इसमें विस्थापन होता है।
अब हम चलते हैं उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन, संतुलन या साम्य है उपभोक्ता का संतुलन। देखिए, प्रत्येक उपभोक्ता का अंतिम लक्ष्य होता है अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना। तो संतुलन से क्या तात्पर्य है कि यदि उपभोक्ता या ऐसी दशा जिसमें उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करते हुए अपनी बजट सीमा में वस्तुओं के भिन्न भिन्न संयोगों का चयन कर लेता है, तो उस समय हम उपभोक्ता को क्या कहते हैं? संतुलन की दशा या उपभोक्ता का साम्य कहलाता है। क्या दो कंडीशन है? संतुष्टि अधिकतम, क्या होनी चाहिए? संतुष्टि अधिकतम किसको? उपभोक्ता को। और ये उपभोक्ता का क्या होता है? अंतिम लक्ष्य होता है। दूसरा, वस्तुओं के संयोग क्या होने चाहिए? बजट सीमा में, बजट सीमा में, अर्थात ऐसे संयोग का चयन ना किया हो जो बजट सीमा से बाहर हो, यानी ऐसा बिंदु ना चयन किया हो जो बजट रेखा के बाहर की तरफ स्थित हो, क्योंकि बाहर का बिंदु बजट रेखा के हमारी बजट की सीमा में नहीं आता। और दूसरा, संतुष्टि अधिकतम होनी चाहिए। संतुष्टि अधिकतम किसके द्वारा पता चलता है हमें? इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र के द्वारा। कल हमने तटस्थता मानचित्र में पढ़ा कि ऊपर के तटस्थता वक्र ज्यादा संतुष्टि को बताते हैं, नीचे के तटस्थता वक्र कम संतुष्टि को बताते हैं। अर्थात वो उस वक्र पर, उस तटस्थता वक्र पर होना चाहिए जो उसका मैक्सिमम या ऊपर का हो सकता है। और वस्तुओं का संयोग कैसा होना चाहिए? बजट की सीमा में। अब ये किस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि उपभोक्ता संतुलन या साम्य की दशा में है या नहीं? हम एक रेखा चित्र बनाते हैं जिसमें हमने एक बजट रेखा बनाई और हमने तटस्थता वक्र बनाए। देखिए, ये IC फर्स्ट हो गया क्योंकि नीचे का तटस्थता वक्र है, इसको हम IC सेकंड, इसको हम IC थर्ड। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप याद कर लेना, क्योंकि आप यहाँ रेखा चित्र में या वक्र में तटस्थता वक्र नहीं लिखते, हिंदी का हम सीधा IC लिखते हैं, इंडिफरेंस कर्व। ये बजट रेखा है, इधर हमने y एक्सिस लिया है, इधर x एक्सिस, या इधर y वस्तु, x वस्तु की क्वांटिटी है, इधर y वस्तु की क्वांटिटी है। मान लीजिए 3 बिंदु हैं, बजट रेखा को हम देते हैं नाम A और B, इसको हमने दे दिया C, इसको हमने दे दिया D और इसको हमने दे दिया E। ये E इक्विलिब्रियम का बिंदु है, इसलिए हमने E इसको नाम दे दिया, E फॉर इक्विलिब्रियम या साम्य या संतुलन। देखिए, बजट रेखा पर 3 बिंदु स्थित हैं, एक C बिंदु, एक E बिंदु, एक D बिंदु। लेकिन अंतर क्या है? यानी यदि वो D बिंदु का चयन करता है तो उसके पास ये वस्तुओं के संयोग हैं, C बिंदु का चयन करता है तो ये वस्तुओं के संयोग हैं, E बिंदु का चयन करता है तो ये वस्तुओं के संयोग हैं। वो किसी भी संयोग का चयन कर सकता है, परंतु देखिए, यदि वो C बिंदु या D बिंदु का चयन, तीनों बिंदु चूंकि उसकी बजट रेखा पर स्थित है इसलिए बजट सीमा रेखा के अंदर है, किसी भी बिंदु का चयन कर सकता है। परंतु यदि वो D बिंदु से E बिंदु पर आ जाता है तो वो IC फर्स्ट से IC सेकंड पर चला जाता है, यानी ऊपर के तटस्थता वक्र पर चला गया। ठीक इसी प्रकार से यदि वो C विकल्प का चयन ना करे, E विकल्प का चयन करे, तो यहां भी क्या है, वो C बिंदु IC फर्स्ट पर है और E बिंदु IC सेकंड पर है। यानी यदि वो D से E पर आ जाए या C से E पर आ जाए तो उसकी संतुष्टि में क्या होती है? वृद्धि होती है। और उपभोक्ता का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना। तो इस प्रकार से E बिंदु उपभोक्ता के साम्य को बताती है। और यदि दशा लिखें तो क्या है? इस कंडीशन में क्या हो रहा है? तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है,
अर्थात उपभोक्ता संतुलन की दशा में कब होता है? जब तटस्थता वक्र बजट रेखा को एक बिंदु पर स्पर्श करता है और वही बिंदु क्या होता है? उपभोक्ता का साम्य बिंदु या उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है, बिल्कुल स्पर्श बिंदु। अब इस बिंदु के जगह पर क्या होता है? इस बिंदु की जगह पर बजट रेखा का ढाल, किसका ढाल? बजट रेखा का ढाल बराबर होता है तटस्थता वक्र का ढाल। बजट रेखा का ढाल हमने आज निकाला, क्या था? px बटा में py। इसका ढाल हमने कल निकाला था, क्या था? mux बटा में muy। आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा y बटा में डेल्टा x। बात एक ही है क्योंकि दोनों फॉर्मूले आपस में एक दूसरे के क्या हैं? बराबर है। तो यदि पूछा जाए कि उपभोक्ता के संतुलन का समीकरण रूप या उपभोक्ता का संतुलन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? बजट रेखा का ढाल बराबर तटस्थता वक्र का ढाल। तो क्या हो जाएगा? px बटा में py बराबर mux बटा में my। ये किसकी दशा है? संतुलन की दशा है या साम्य की दशा है? संतुलन की दशा में साम्य, ये सभी को समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक बार दोबारा से देख लो। C, D और E तीनों बिंदु बजट रेखा के ऊपर स्थित हैं। तीनों में से वो किसी विकल्प का चयन कर सकता है, लेकिन चूंकि E बिंदु C की बजाय और D की बजाय ऊंचे तटस्थता वक्र पर स्थित है, इस कारण से E बिंदु पर उपभोक्ता को C एवं D बिंदु की बजाय ज्यादा संतुष्टि मिलेगी और इसलिए उपभोक्ता कौन से बिंदु का चयन करेगा? E बिंदु का। और ये कौन सा बिंदु है? जहां पर बजट रेखा का ढाल और तटस्थता वक्र का ढाल एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। अर्थात तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है, तटस्थता वक्र बजट रेखा का स्पर्श बिंदु होता है। इस समय उपभोक्ता संतुलन की दशा में होता है। और संतुलन की कंडीशन क्या है? इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यही है, साम्य की शर्तें, उपभोक्ता के साम्य की शर्तें। किसके साम्य की? उपभोक्ता के साम्य की शर्तें। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहली क्या लिखनी है? साम्य की दशा में बजट रेखा का ढाल तटस्थता वक्र के ढाल के तटस्थता वक्र के ढाल के बराबर होता है। अर्थात आप फॉर्मूला लिख सकते हो px बटा में py बराबर होता है mux बटा में muy। ये पहली साम्य की शर्त है। दूसरी साम्य की शर्त, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। ये इसके साम्य की दो शर्तें हैं। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो हमें क्या लिखना है? उपभोक्ता के साम्य या उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें। पहली शर्त हमने लिखनी है कि साम्य की दशा में बजट रेखा का ढाल तटस्थता वक्र के ढाल के बराबर होता है। दोनों ढाल हमने पिछली क्लासों में ज्ञात किए हैं। तो बजट रेखा का ढाल px बटा py होता है और तटस्थता वक्र का ढाल mux बटा में muy होता है। दूसरा, संतुलन बिंदु पर तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। ये इसके साम्य की 2 शर्तें हैं। यह था हमारा उपभोक्ता का संतुलन दूसरा अध्याय। कल हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय का तीसरा अध्याय। धन्यवाद।